नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले की वीडियो अर्थात लेक्चर 11 के बारे में हमने पढ़ चुका है जो था गुप्ता काल अर्थात गुप्ता पीरियड। तो आइए जाने दक्षिण भारत के बारे में। संगम काल 100 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलनों को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। इतिहास में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। प्रथम संगम यह दक्षिण मदुरई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया था। वर्तमान में दक्षिण मदुरई जलमग्न हो गया है, जिस कारण इस संगम में लिखे हुए साहित्य की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम यह कपाटपुरम अलैव में आयोजित हुआ था। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, किंतु बाद में तोल्कापियर ने की। इसी सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। इस संगम में 59 राजाओं ने भाग लिया था। तृतीय संगम इसकी अध्यक्षता नक्कीरन ने की। इसमें 49 राजाओं ने भाग लिया था। इस संगम में लिखे गए साहित्य का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह मदुरई में आयोजित हुआ था। तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए। अगस्त ऋषि अर्थात काशी बनारस के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में बस गए। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान हुआ। संगम काल के राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ, जो थे चोल, चेर, पांड्य। चोल वंश संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चोल था। इसका अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। जो चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में स्थित था। इसकी प्रथम राजधानी उरेयूर थी। इसकी प्रमुख राजधानी तंजौर अर्थात तमिलनाडु में स्थित थी। इस वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम अर्थात तमिलनाडु में बनाई गई थी। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। उरेयूर सूती वस्त्र के लिए फेमस था। विश्व में ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुली अर्थात पोआ से भी पतले होते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में स्थित था, जिस कारण कहा जाता है कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सो सकता था, उतने ही क्षेत्र पर उतना अनाज उगाया जा सकता था, जिससे कि एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सके। चोल वंश का पहला शासक विजयपाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने श्रीलंका को जीत लिया और वहां से 12,000 द्वार लाया और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया। यह भारत का पहला बांध था। इसे ग्रांड बांध कहते हैं। करिकाल ने पूहार नामक बंदरगाह बनवाया, जिसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है। एलोरा में पेरून करिकल्ली इस वंश के अन्य शासक थे। चोल वंश 5 सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। 8वीं सदी में पुनः चोल वंश का उदय हुआ। चेर वंश चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र भी कहा गया। इसका क्षेत्र केरल अर्थात मालाबार में स्थित था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जेरल था। यह केरल का प्राचीन नाम था। इसकी राजधानी बंजी या करूर थी। इनका राज्य चिन्ह धनुष था। उदयन जेरल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोज करवाया था। अगला शासक सेनगुटवन था। इसे लाल चेर भी कहते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुटवन था। सेनगुटवन ने पत्नी पूजा अर्थात कड़गी पूजा आरंभ किया था। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था।
इस वंश का अगला शासक आदिगमान था, जिसने गन्ने की खेती आरंभ की थी। चेर वंश का अंतिम शासक कुडकय्यल जेरल थे, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। इस शासक के समय पेरुल जेरल पेरपोरई विद्वानों का संरक्षक था। इस वंश का प्रमुख बंदरगाह मुरजिस अर्थात रोमन व्यापार केंद्र था। दूसरी सदी के अंत में 190 ईसा में चेर वंश समाप्त हो गया। पांड्य वंश इस इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। इसकी राजभाषा तमिल थी। यह मात्र सत्तात्मक तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन करवाया था। पांड्य वंश का प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित था। इनकी राजधानी मदुरई थी। इनका राजकीय चिन्ह मछली अर्थात कार्प था। पांड्य वंश का प्रथम शासक नोडियोन था। इसने समुद्र पूजा आरंभ की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। इसने 290 ईसा में हुए तलैयालागानम के युद्ध में चेर, चोल तथा अन्य 5 राजाओं को एक साथ पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली व कोडन अर्थात मरावर्मन राजसिंहा तृतीय था। 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश अस्तित्वहीन हो गया। पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था। इन्होंने अपने दूत रोम की राजा अगस्टसा के दरबार में भेजा था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई को त्योहारों का शहर कहते थे। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख महाभारत एवं रामायण के इस वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने इस वंश को माबर नाम से वर्णन किया। श्रीमरा श्रीवल्ला बल्भा अपने शासन काल में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की थी तथा इसके निर्माण में ईंट और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। मरावर्मन राजसिंहा तृतीय एक ऐसे पांड्य शासक थे जिसने कुडम्बलूर में तंजावुर के चोल राजा का विरोध किया था। शिल्पाधिकारम पुस्तक में नेदुजेलियन प्रथम का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। संगमकालीन आर्थिक जीवन इस युग में लोगों को आजीविका का मूल आधार कृषि था तथा संपन्न कृषकों को वेल्लार कहा जाता था। इस समय भूमि का सामान्यतः उपज का 1/6 भाग कर के रूप में होता था। यहाँ काली मिर्च का उत्पादन अधिक होता था। यहाँ को यवनों को यह अत्यधिक प्रिय होने के कारण इसे यवन प्रिय कहा जाता था। संगम काल सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि तथा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। इस समय उरई सूती वस्त्र विश्व में सबसे प्रसिद्ध था। संगमकालीन व्यापार संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होता था। तमिलनाडु के अरिकमेडु अर्थात पांडिचेरी से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। इस काल में व्यापार वर्ग को बेनिगर कहते थे। संगमकालीन जाति व्यवस्था संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। यहाँ वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी। संगम काल में अस्पृश्यता थी, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। संगमकालीन धार्मिक जीवन संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। दूसरे प्रमुख देवता कार्तिकी अर्थात गणेश जी के बड़े भाई थे। संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस युग में वंशानुगत राजतंत्र था, जिसमें सारी शक्तियां राजा में निहित थी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। राज्य के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। सेनापति एनआरडी की उपाधि धारण करते थे। संपूर्ण राजा को मंडलम कहा जाता था। मंडलम के बाद नाडू के बाद उर होता था। संगमकालीन बंदरगाह संगम काल के तीनों ही वंश के अपने अपने बंदरगाह होते थे।
चेर बंदरगाह, बंदर चेर, चोल बंदरगाह, पुहार तथा उरई, पांड्य बंदरगाह, सालियूर एवं कोरकाय। संगमकालीन साहित्य, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए। इन्हें तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तोल्काप्पियम, इसका संबंध व्याकरण से है। इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। तिरुकुराल, तिरुकुराल या कुराल, इसे तमिल साहित्य का बाइबल अर्थात एंजिल कहते हैं। जीवक चिंतामणि, इसका संबंध जैन धर्म से है। इसकी रचना तिरुत्वेदेवर ने की। शिल्पाधिकारम, इसका संबंध जैन धर्म से है। इसमें नुपुर अर्थात पायल की कहानी है। इसे तमिल काव्य का इलियड भी कहते हैं। इसकी रचना इलांगो आदिंगल ने की थी। राजा कोलन अपनी पत्नी कनगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाते हैं और अपने धन को लुटाने के बाद उन्हें पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास वापस लौट आते हैं। उनकी पत्नी कनगी ने उन्हें अपना एक पायल दिया, जिसे बेचकर वे मदुरै में व्यापार प्रारंभ करें, किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी की पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। कोवलन की पत्नी कनगी ने श्राप दे दिया, जिससे मदुरै शहर नष्ट हो गया। मणिमेखले, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान मणिमेखलम की चर्चा है, जिसे अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसकी रचना सीतलैसतनार द्वारा किया गया था। इसे तमिल काव्य की ओडिसी भी कहा जाता है। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश सातवाहन वंश के अंत के बाद उनके क्षेत्र पर वाकाटक वंश का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी बरार को बनाया था। ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ये शैव संप्रदाय के थे। इस वंश का स्थापना विंध्य शक्ति 255 ईसा में किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक प्रवरसेन प्रथम थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था। इस वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह प्रभावती से हुआ। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय तथा देवी की पुत्री थी। इस विवाह के कारण गुप्त तथा वाकाटक वंश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से वाकाटक की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि यह इस अभिलेख में केवल जीते गए क्षेत्र की चर्चा की गई थी। वाकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय थे। वाकाटक वंश की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई और इनके स्थान पर चालुक्य वंश का उदय होने लगा। चालुक्य वंश 550 से 557 ईसा। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ। इनकी 3 शाखाएं थी, वातापी अर्थात बादामी, कल्याणी एवं बैंगी। चालुक्य, वातापी या बादामी। वातापी का वर्तमान नाम बादामी है। यह तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम में स्थित था। इसी ने चालुक्य की नींव रखी थी। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे, जिसके बारे में जानकारी कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। इसने सामंत के रूप में शासन किया, क्योंकि यह स्वतंत्र शासक नहीं थे। इन्होंने वातापी अर्थात कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक थे, जिसके दरबार के बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। इसने नर्मदा नदी को पार करके कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। इसने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया था तथा उसकी राजधानी कांची को जीतकर कांची कोंड की उपाधि धारण कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय के दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया और उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी वातापी तक पहुंच गया एवं वातापी जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त इन्होंने वातापी में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर के दीवार पर अपना एक अभिलेख खुदवाया। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में
641 ईसा में चीनी यात्री वेनसांग आया था। पुलकेशिन द्वितीय के ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि रवि कीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय के बाद अगला शासक विक्रमादित्य बना। इन्होंने पल्लव की राजधानी कांची पर अधिकार करके अपने पिता के पराजय का बदला लिया, किंतु अपने शासन के अंतिम समय में पल्लव शासक परमेश्वरम में से पराजित हो गए। विक्रमादित्य के प्रथम के बाद चालुक्य वंश का अगला शासक विनयादित्य बना। इसके समय चालुक्य वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। इन्होंने सकलेतर पथनाथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है संघर्ष पर विराम लगने वाला। विनयादित्य के मृत्यु के बाद अगला शासक विजयादित्य बना। इन्होंने पट्टदकल अर्थात बीजापुर कर्नाटक में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पट्टदकल शिव मंदिर को विजयेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। विजयादित्य के बाद इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य द्वितीय बना। इन्होंने पल्लव राज्य पर आक्रमण करके उसके राजधानी कांची पर अधिकार करके कांची कोंड की उपाधि धारण कर ली और साथ ही कांची में स्थित राज सिंहेश्वर मंदिर के दीवार पर एक अभिलेख खुदवाया। विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नियां थीं। इसकी पहली पत्नी लोक महादेवी थी, जो पट्टदकल में लोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाई। इस मंदिर को विरूपाक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पत्नी त्रिलोकी महादेवी थी, इन्होंने पट्टदकल में त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंतीदुर्ग ने कर दी और इसके स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी गई तथा चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया। कल्याणी का चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिए और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या तैलब द्वितीय नामक चालुक्य ने कर दी। इस वंश को पश्चिम चालुक्य भी कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तैलब द्वितीय, इसकी राजधानी मानखेड़ थी। इस वंश का अगला शासक सोमेश्वर था, जिसने अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित किया, जिस कारण इस वंश का नाम कल्याणी का चालुक्य हो गया। सोमेश्वर प्रथम ने अपने जीवन काल में केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं कर पाया और चोल शासक राजेंद्र चोल से हार कर सोमेश्वर प्रथम ने करुआती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 6 बना। यह एक कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य 6 ने चोलों के प्रभाव को रोक दिया और यह साहित्य प्रेमी था। इनके राजकीय कवि विल्हन थे। इन्होंने विक्रमादित्य चरित नामक पुस्तक लिखी। इसके दरबार में मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे। मिताक्षर का संबंध हिंदू कानून से था। इस वंश का राजचिन्ह वराह अर्थात सुअर था। इस वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर 4 थे। वेगी का चालुक्य, यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी, जो आंध्र प्रदेश के वेंगी में थी। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इस वंश की राजधानी वेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश थी। इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं था। इस वंश का सबसे योग्य शासक विजयादित्य तृतीय था। पल्लव वंश, इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश, इस वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह भी कहते हैं। इस वंश की राजधानी कांची थी। यह दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में प्रदेश स्थित था। इस वंश का प्रथम जानकारी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति एवं वेनसांग की यात्रा से मिलता है। इसका प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में एवं बाद में संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इसके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। इस वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन था, जिसे प्रतापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था।
पुडुकोट्टई की तिरुकोणम, कोकणेश्वर मंदिर और पल्लवारम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। इस वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन था। इसके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने मार दिया और उनकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोण की उपाधि धारण कर ली। इस वंश का अगला शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने दास कुमार चरितम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी है। 10 कुमार चरितम। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया और पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी। 8वीं सदी के इस पल्लव वंश में शैव धर्म अधिक प्रचलित था। महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी थे। इन्होंने कद्राचार्य को संगीत की शिक्षा दी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एक सीमीय मंदिर बनवाया, जिसे रथ मंदिर कहते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में वेनसांग आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर, सप्त पैगोड़ा के सोर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया। इसी के समय भारत में अरबी आक्रमण आरंभ हो गए। इस वंश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची था। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा इसी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे चोल वंश, 9वीं सदी, तंजौर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।